हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती भाई, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे थे अब तक हमारे चैप्टर नंबर 5 जो कि है गति के नियम। इसमें हमने गति होने के जो कारण है अर्थात बल के बारे में हमने डिस्कशन किया, हमने उसके फॉर्मुलेशंस, उससे जुड़ी हुई नियमों के बारे में स्टडी करी इस पूरे चैप्टर के अंदर। अब बारी आ गई है कि हम डिस्कस कर लें इसी चैप्टर के एनसीईआरटी के दिए गए अभ्यास प्रश्नों की। तो मैं हाजिर हूं आपके साथ लेकर के एनसीईआरटी का सॉल्यूशन वीडियो, जिसका फर्स्ट पोर्शन है ये, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं शुरू के 17 क्वेश्चंस को, एंड देन आफ्टर बचे हुए क्वेश्चंस को भी हम कवर अप करते जाएंगे। नॉट इवन दिस, हम इसके साथ साथ जो एनसीईआरटी के अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न होते हैं उसको भी कवर करते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम इस पार्ट को, क्योंकि ये जो है एनसीईआरटी वाला पोर्शन वो बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि क्यों करना है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि अगर आप चाहते हैं कि जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ा है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने देखे हैं, सीखे हैं, उनको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो आपने देखा है वो एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। इसके साथ ही साथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस में हमें उस चैप्टर के हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट पर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मतलब हमारे जितने भी लॉजिक्स हैं, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स बनाए थे, वो सारे बिल्कुल पुख्ता हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, ताकि कभी कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। मतलब अगर हम जेईई एस्पिरेंट हो या नीट एस्पिरेंट हो, हमारे लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन या स्कूल एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट करना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए भाई, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर कार्यरत नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा बताइए। देखिए, जो परिणामी जो बल था उसके बारे में हमें इसमें डिस्कशन करना है, एंड एक हमारे सहूलियत के लिए एक नोट पॉइंट हमारे बुक में गिवन है, दैट इज सरलता के लिए आंकिक परिकलनाओं में जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए। मतलब जी की वैल्यू, जैसा कि मुझे पता है कि जी की जो वैल्यू होती है ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या करना है, इस पूरे जितने भी अभी क्वेश्चंस चलेंगे उनमें इसकी जगह पे आप अगर जहां चाहें वहां 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है ना। 9.8 इज द नियर अबाउट 10 ना, दैट्स व्हाई सी। तो मतलब ये ले सकते हैं, ऐसा कंपल्शन नहीं कहा है, बट हाँ ले सकते हैं भाई सरलता के लिए। आई चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो नेट परिमाण और उसकी दिशा, जो नेट बल, जो परिणामी बल है, उसकी दिशा बतानी है हमें। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, एक समान चाल से नीचे गिरती हुई वर्षा की कोई बूंद। अब देखिए वाटर ड्रॉप है और वो नीचे गिर रहा है, तो एक बात बताइए, हमने एक टॉपिक पढ़ा था दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है, जिसको हम ऐसा भी समझते थे भारहीनता, वेटलेसनेस, ठीक है, भारहीनता, ठीक है ना। फ्री फॉल का मतलब क्या, मुक्त पतन। क्या होता है इसका मतलब, मुक्त पतन। ये क्या होता है भाई, तो मुक्त पतन, भारहीनता, आपको पता है कि ये अल्टीमेटली है मोशन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब गुरुत्व के अधीन गति। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा मतलब है गुरुत्व के अधीन गति। इसका सीधा मतलब क्या, गुरुत्व के अधीन गति। अच्छा, गुरुत्व के अधीन गति हो रही है, तो अगर हम बात करना चाहते हैं परिमाण या परिणामी बल की किसी भी द्रव्यमान के ऊपर, तो हमें पता है, सपोज ये बूंद तो छोड़िए, मैं सिंपली एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, ये m मास का है, ये कहीं पर रखा हुआ, तो मैं तो सिंपली यही कहता हूं कि इसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण हमेशा इसके केंद्र की तरफ, किसके केंद्र की तरफ भाई, पृथ्वी के केंद्र की तरफ कार्यरत होगी। अच्छा, तो मतलब इसके पास द्रव्यमान भी है और गुरुत्वीय त्वरण भी है, अर्थात क्या बन गया भाई, तो मुझे यहां समझ में आता है कि इस पे नीचे की तरफ बल लगेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, F इक्वल्स टू
मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान ये m और g कौन है भाई, तो गुरुत्वीय त्वरण mg, ये हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है। इसी को हमने कहा कि भैया यही तो होता है वेट, यही होता है भार। कब, जब इसको मैंने इस सतह पर रखा है तब। अब मैंने कहा कि भैया एक काम करो, इस सतह को हटा दो, तो अब क्या करेगा, तो ये फोर्स इसको नीचे की तरफ लेकर के जाएगा, कितने एक्सीलरेशन से भाई, तो ये g एक्सीलरेशन से इसको नीचे ले जाने लगेगा। तो इस समय कोई रुकावट तो हो नहीं रही, ये वेट जो मुझे महसूस हो रही थी अल्टीमेटली कौन सी थी, इसका जो रिएक्शन होता है ना, वो वेट के रूप में मुझे महसूस होती थी। ये R बिल्कुल बराबर होता है किसके, mg के, यही मुझे महसूस होता था। अभी क्या किया मैंने, यहां पे जो सतह रखी थी जिसपे रिएक्शन लग रहा था, इसको मैंने अभी हटा दिया, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। अब अगर इसी गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति होने लग गई, तो इसमें भारहीनता हो गई, वेटलेसनेस आ गया, यानी वेट कितना आ गया, 0। या अल्टीमेटली मैं ऐसा कहूं तो मुझे ये W की वैल्यू कितनी मिलने लगेगी, 0। ठीक, वेटलेसनेस का मतलब क्या, 0। तो देखिए, एक समान चाल से नीचे गिरती वर्षा की कोई बूंद, इसमें जब मैं बात करता हूं तो मुझे क्या समझ में आता भाई, तो मुझे समझ में आता अगर कहीं पर बल लगा है तो F इक्वल्स टू ma मिलेगा। ठीक है, जो कि मुझे पता है कि F जो अभी लग रहा है इसमें वो mg लग रहा है, अर्थात ये a की वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी मुझे, 0, क्योंकि वो रुक नहीं रहा है, वो रिटार्ड नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है भाई, ये g की वजह से नीचे की तरफ गिर रहा है, ये वर्षा की बूंद है, तो ये सिर्फ नीचे की तरफ गिर रही है F इक्वल्स टू mg से। ma का कॉन्सेप्ट अगर कहूं तो ये कहता है 0, तो मास तो 0 होने से रहा भाई, किसी का द्रव्यमान 0 थोड़ी कर सकते हो आप, द्रव्यमान कभी आप 0 नहीं कर सकते। मतलब क्या, इसका एक्सीलरेशन कितना हो गया, 0। मतलब कह सकते हैं कि यहां पर नेट बल, एक्सीलरेशन से नेट बल का क्या ताल्लुकात, तो भाई सेकेंड लॉ यही तो कहता है ना कि लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये v माइनस यू अपॉन टी इज वॉट, इट्स एक्सीलरेशन भाई, यही तो है हमारा त्वरण। तो मतलब यहां पे जब मुझे त्वरण 0 मिल रहा है, यानी मैं कह सकता हूं कि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना मिलेगा, 0। यानी कोई वर्षा की बूंद पर यहां पर नेट फोर्स कितना मिलने वाला है, 0। क्लियर होऊंगा मैं, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अगले पॉइंट पे, पॉइंट बी, मतलब क्वेश्चन नंबर बी। जल में तैरता 10 ग्राम संगति का कोई कॉक, अगर कोई जल में फ्लोट कर रहा है कॉक, और कितने का भाई, 10 ग्राम का कॉक, 10 ग्राम का है, और ये वाटर में फ्लोट कर रहा है। अबे पानी में फ्लोट करने का मतलब आप समझते होंगे, ये चलिए मैं तो वही वाला कॉक बना लेता हूं, लो बैडमिंटन वाला कॉक, ये तो इजीली समझ में आता होगा, तो मैं इसी को बनाता हूं, लो ठीक है। ये अब क्या है, ये पानी में तैर रहा है, 10 ग्राम का ये तैर रहा है, तैरने दीजिए। क्या हो रहा है यहां पे, हो सिंपली ये रहा है कि इस पर भी नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, तो आप कहेंगे भैया जैसे ही कहीं पे द्रव्यमान आता है एक काम तो आप कर ही दो, क्या, mg नीचे की तरफ, इसमें तो कोई शक संशय है ही नहीं, सोचना ही नहीं है। अगर मास है तो गुरुत्वीय त्वरण उसको नीचे खींचेगा, mg। चलिए ठीक है, 10 ग्राम यहां पे कहा गया था कि मास है, तो मैंने लिख दिया mg। नाउ एक और कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम क्या है भाई, तो वो कार्यक्रम कुछ इस तरीके से डील करता है कि जब ये पानी की सतह पे आएगा तो ये पानी की कुछ लेयर को हटाएगा, और जितना पानी का लेयर हटेगा उतना ही ऊपर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जिसको हम कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या लगेगा, उत्प्लावन बल। अब चूंकि ये क्या हो रहा है भाई, तैर रहा है, तो तैरने की एकमात्र कंडीशन है कि ये mg और ये लगने वाला उत्प्लावन बल ये दोनों बराबर हो जाए। मतलब ये mg को मैं ऐसा लिख लूं क्या चलेगा, गुरुत्वीय बल बराबर हो जाए किसके, उत्प्लावन बल के, गुरुत्वीय बल बराबर हो जाए उत्प्लावन बल के, तो ये कैसा रहेगा भाई, ये तैरता रहेगा। यानी नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स अगर देखिए इसको मैं Fg लिख देता हूं, आप बोलो तो चलो इसको Fu लिख देता हूं, उत्प्लावन को, चल तो Fg माइनस Fu करके यहां पर भी देखो कितना रहा, 0। यानी F नेट जो आएगा, कुल फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा, 0। ठीक, तो नेट फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया। यानी यहां पर भी इस कंडीशन में भी मैं कहूं तो इसमें भी नेट फोर्स कितना है, 0 है। आई होप आपको यह बात समझ में आई है। अगर आपको उत्प्लावन बल दिक्कत कर रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर ही देता हूं आपकी। उत्प्लावन बल भाई सिंपल सी बात है, देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर कोई द्रव कुछ भी है ना,
इंक्लूडिंग गैसेस। ठीक, अगर मान लीजिए मैं तो लिक्विड ही ले लेता हूं अभी के लिए, आपकी समझ के लिए। यहां पर मैंने इसके अंदर ले आए और एक ऐसा बॉल इसको मैंने डिप करा दिया। क्या किया? इसको इसके अंदर डिप किया। तो जैसे ही मैं डिप करूंगा, ये अपने आयतन के अकॉर्डिंगली क्या करने लगेगा? तो यहां के जल को विस्थापित करने लगेगा, ये जल हटाएगा, तभी तो ये अंदर आ पाएगा। जितना जल हटा है उतना ही जल ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाते हैं। ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। कौन? ये विस्थापित जल। ठीक, क्योंकि जल जैसे आपने हटाया तो भैया वही हटा, गड्ढा थोड़ी रहेगा वहां पे। आप बॉल को निकालिए, जल अपने आप को रिकवर कर लेगा। अगर वो रिकवर करे, इसका मतलब क्या है? इस पे एक फोर्स ये लग रहा है, यही है हमारा उत्प्लावन बल। कब लगा? जब मैंने किसी चीज को, किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डुबोया तो लिक्विड विस्थापित हुआ। जितना लिक्विड विस्थापित हुआ उसी के भार के बराबर ऊपर की तरफ लगता है एक बल, जिसको हम कहते हैं उत्प्लावन बल। चलिए, तो सेकंड केस भी समझ में आ गया। जल में तैरता हुआ 10 ग्राम संगति का कोई कॉक भी होगा तो इस पर भी कितना नेट फोर्स? 0। आगे, कुशलता से आकाश में स्थिर रोकी गई कोई पतंग। अब देखिए, अगर इसको क्या कर दिया आपने? रोक दिया। देखिए ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको यहां पे मिल रहा है स्थिर रोकी गई पतंग। अब स्थिर रोकी गई है, स्थिर रोकने का मतलब क्या है? अगर कोई चीज स्थिरावस्था में आ गई, स्थिर हो गई, इसका मतलब मैं तो ये कहूंगा ना, एक्सेलरेशन बिकम्स 0। त्वरण कितना है उसका? 0। और किसी का त्वरण 0 हो गया तो मुझे तो पता है कि बल समानुपाती होता भैया त्वरण के, और आपने कह दिया कि यही हो गया 0, तो बल तो खत्म ही हो गया ना। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, F इज टू ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान तो होगा उस पतंग का, लेकिन एक्सीलरेशन की जगह पे मैं लिखूंगा तो ये F इक्वल्स टू अल्टीमेटली कितना है? 0। तो मतलब इस केस में भी मुझे समझ में आ रहा है कि ये भी कितना हो गया? 0। अब वो कुशलता क्यों लिखा गया? क्योंकि आपको भी पता है कि आसमान में जब हम पतंग को उड़ा रहे होंगे तो वो स्थिर रह नहीं सकता, है ना, वो थोड़ा बहुत तो मूव होगा ही होगा, इसलिए वहां पर एक वर्ड जोड़ दिया गया कि कुशलता से। खैर, मतलब मुझे इस बात से नहीं है, ये सभी जो केसेस आपके सामने रखे गए, जो कंडीशन बोला गया वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, है ना। हम अपने आप कुछ दिमाग नहीं लगा सकते कि भैया वो आसमान में मेरी पतंग तो कभी रुकी ही नहीं है, वो सामने वाला काट दे तो पतंग तो दूर चली जाएगी। खैर, ये सब चीजें हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो अप्लाई करके सोच तो सकती है ना कि अच्छा मान लीजिए हमने वो पतंग को रोक रखी और किसी ने पतंग को काट दी, फिर क्या होगा? तो फिर जिस डायरेक्शन में हवा बह रही थी उस डायरेक्शन में हवा जो बह रही है वो लगाएगी क्या? वो करेगी उसमें उसके संवेग में परिवर्तन। हवा उसको बहा के ले जाएगी। किधर ले जाएगी भाई? जिस दिशा में हवा बह रही है उधर की दिशा में चली जाएगी। और रुकी क्यों थी? क्या कुशलता थी उसके पास? तो रुकने का एकमात्र कारण था कि पतंग के साथ में एक डोरी बंधी होगी ना, वो डोरी से खींच करके, चलो एक पतंग बना ही लेते, अपन भी पतंग उड़ा लेते हैं, ठीक है, लो ये रही। अब हमने इसके साथ में एक डोरी बांधी, ये पतंग के ऊपर हवा क्या कर रहा होगा भाई? इसको दूर ले जाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ये डोरी इसको क्या कर रही होगी? खींच के पास, मतलब इसको रेस्ट में आना है, तो यानी फोर्स अप्लाइड बाय एयर, हवा जो इसके ऊपर बल लगा रहा है। और मैं इसको कह दे रहा हूं फोर्स अप्लाइड बाय जो भी है, ये क्या कह लें, धागा या वाई। ये दोनों कैसे हो जाएंगे? तो एफ ए बराबर हो जाए एफ वाई के। फिर से करेंगे तो एफ ए माइनस एफ वाई इज इक्वल टू 0। मतलब एफ नेट की अगर मैं बात करूं तो कितना आ गया? 0। यानी इस पतंग पर भी नेट फोर्स कितना है? 0। चलिए, मैंने बोला था ना आपको कि भाई ये क्वेश्चंस करने बहुत ज्यादा जरूरी इसीलिए होते हैं कि जितने हमने लॉजिक्स पढ़े हैं ना, सारे जो कंसेप्ट हमने बिल्ड किए ना, वो अप्लाई होते हैं। और जब अप्लाई हो रहे होते हैं तो फिर हमें भी समझ में आता है कि हाँ ठीक है, जो हमने सीखा था वो एक्चुअली उसी तरीके से वर्क कर रहा है जैसा हमने सोचा हुआ, ठीक है ना। क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हमने कुछ और इंटरप्रेट की और वहां पर इन एक्चुअल प्रैक्टिस कुछ और चल रहा है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर के एक समान वेग से ऊबड़ खाबड़ सड़क पर गतिशील कोई कार। अब एक बात दिमाग में आती होगी कि भैया ये ऊबड़ खाबड़ सड़क है, ठीक, तो ऊबड़ खाबड़ सड़क होगी तो ऑब्वियसली कार की क्या होगी? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेग चेंज होगा, और वेग चेंज होगा अर्थात संवेग चेंज हो गया, और संवेग चेंज हुआ मतलब उसका क्या होगा? तो उसका बल चेंज हो जाएगा, क्योंकि बल सीधा सिंपली यही तो कहते हैं ना, बल बराबर द्रव्यमान इंटू वेग बटा में समय, या यूं कहूं वेग परिवर्तन बटा में समय। अभी जो हमने फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा था, एफ प्रोपोर्शनली लगाता हूं, चलिए
प्रोपोर्शनल टू मास इनटू v माइनस u अपॉन में t। वेग चेंज कर देंगे, बल आ जाएगा। तो उबड़ खाबड़ रोड होगा, उसका वेग चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो बल का मान आ जाएगा। लेकिन यहां पे एक और शब्द दिया गया, ध्यानपूर्वक देखिए, उनने एक और चीज कही, कहीं ठीक है ना, उबड़ खाबड़ है तो क्या हुआ, कार ड्राइवर जो है वो बढ़िया ड्राइवर है, ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा है भाई, वो एक समान वेग से जा रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। आजकल वो एक है ना ट्रेंडिंग वर्ड, हेवी ड्राइवर, तो वही वाला है भाई। ये क्या कर रहा है, उबड़ खाबड़ रोड में भी बिल्कुल बराबर एक समान वेलोसिटी से ले जा रहा है। अर्थात मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों की वेलोसिटीज इनिशियल और फाइनल सेम है, तो v माइनस यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अर्थात मैं ऐसा कहता हूं कि एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। जब एक्सीलरेशन की 0 आ गई तो f तो 0 होना ही है ना। तो मतलब इस केस में भी, डी केस में भी जो एक्सीलरेशन है वो 0 होने के कारण नेट फोर्स जो है, कुल बल जो है, परिणामी बल जो है वो 0 हो गया। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। आइए ई पर, ई कह रहे सभी गुरुत्वीय पिंडों से दूर तथा वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से मुक्त अंतरिक्ष में तीव्र चाल वाला इलेक्ट्रॉन। अब क्या कहा भाई, आपको पृथ्वी पर मैं अगर जैसे ही कुछ कहूंगा आपको कहोगे अच्छा इलेक्ट्रॉन, तो चलो उस पर गुरुत्वीय बल तो लगेगा ही क्योंकि पृथ्वी पर है। आप और बोलोगे अच्छा ठीक है इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगाएगा, और अगर वो कहीं से चल के जा रहा है तो मतलब उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, तो ये तो बड़ी गड़बड़ सी बात हो जाएगी, कुछ ना कुछ चेंजेस दे देगा। तो इनने पहले ही कह दिया, बोले भैया इन सबों से मुक्त, ठीक। तो कहां भाई, अंतरिक्ष में, और कैसा चल रहा है, तेजी से चल रहा है। अब भाई अंतरिक्ष में तेजी से अगर वो चल रहा है तो क्या उसको नेट फोर्स लगाने की जरूरत है क्या? अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें तो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा था, प्रथम नियम। क्या था भाई प्रथम नियम? प्रथम नियम जैसा कि आपको पता है इनर्शिया पे बेस्ड था, जड़त्व पे। जड़त्व क्या होता है भाई? तो जड़त्व हमें पता है कि कोई चीज अगर विरामावस्था में तो विराम में रहेगी, और कोई अगर गत्यावस्था में तो वह गत्यावस्था में ही रहेगी, कोई बाहर से उसको बल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। बल कब लगाना पड़ता है भाई? जब वो अपनी गति को चेंज करे। जैसे आपको एक सिंपल सी बात और याद दिला देता हूं दोबारा, जैसे हम साइकिल चला रहे होते तो आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है साइकिल तो मैंने ऐसे पैडलिंग कर दी, अब चलनी चाहिए ना, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ यही तो कह रहे थे ना कि भैया सेम टू सेम चलती जाएगी, जिस वेलोसिटी से चल रही उसी वेलोसिटी से। लेकिन मेरी साइकिल तो थोड़ी देर बाद रुक जाती है, मुझे पैडलिंग करना पड़ता है। तो पैडलिंग आप पता है क्या करते हैं? आप वही उतना पैडल करते हैं जितना फ्रिक्शन के द्वारा, घर्षण के द्वारा आपके वेग को कम कर दिया जाता है। आपके पहिए और सड़क के बीच में एक बाह्य बल कार्यरत है जो कि आपकी वेलोसिटी को धीरे धीरे क्या कर रहा है? कम कर रहा है। और वही जितना वेग उसने कम किया है उसी वेग को मेंटेन करने के लिए, उसी संवेग को प्राप्त करने के लिए आप लगाते हैं बल। मतलब जितना घर्षण द्वारा कम किया जाएगा, यानी घर्षण बल जितना लगा उतना ही आपको एक्स्ट्रा बल लगाना होता है साइकिल को उसी स्पीड से, उसी वेलोसिटी से चलाने के लिए। किंतु यहां पर बात क्या है? यहां पर बात है अंतरिक्ष में। यहां पर बात है ना तो गुरुत्वीय है, ना वैद्युत है, ना चुंबकीय क्षेत्र, कुछ है ही नहीं भाई। वैक्यूम में है, निर्वात में है, कोई इसको रोक भी नहीं रहा है, तो उसकी टेंडेंसी हो गई ना, अगर वो चल रहा है तो चलता रहेगा। अब थोड़ी मुझे ये समझ में आएगा कि भैया वहां घर्षण लग रहा है, कोई बाह्य बल अब उसके ऊपर कार्यरत नहीं है। जब कोई बाह्य बल कार्यरत है ही नहीं तो प्रथम नियम कहता है कि जो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहेगा, ठीक है। तो भैया ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो चल रहा है तो वो चलता रहेगा। उसको चलाने के लिए मुझे कोई बाहर से कोई अतिरिक्त फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा। मतलब नेट फोर्स इसके भी केस में क्या आ गया? 0। यानी ई केस में भी नेट फोर्स 0 मिला। अल्टीमेटली देखो तो इन सभी में नेट फोर्स जो मिला है 0, लेकिन कारण अलग अलग थे। किसी में मोमेंटम की वजह से, मतलब संवेग की वजह से, किसी में वेग नहीं चेंज हो रहा था उसकी वजह से, किसी में जड़त्व की वजह से, तो सबकी कंडीशंस अलग अलग थी। चलिए तो मैं आपको एक बार इसका मॉडल आंसर भी शो कर देता हूं। देखिए सबसे पहला जहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं एक समान चाल से गिरती हुई वर्षा की बूंद। तो यहां पर देखिए गति के प्रथम नियम के अनुसार वर्षा की बूंदें अचर चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही हैं, इस पर नेट बल 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से गिर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वजह से गिर रही है, इसलिए 0 हो गया। कॉक पानी पर तैर रहा है, इसका भार इस पर कार्यरत उत्प्लावन बल द्वारा संतुलित होगा, अतः कॉर्क पर भी नेट फोर्स 0। मैंने क्या बोला? कॉक नीचे की तरफ उसका वेट और उस पर उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स ये भी 0 था।
क्योंकि पतंग को स्थिर अवस्था में रोका गया था प्रथम नियम के अनुसार, इस पर नेट बल कितना हो जाएगा? 0। अब जो पतंग थी डोरी से जिसको रोका था भैया, जितना हवा बाहर ले जा रही थी डोरी उतना ही उसको खींच रही थी, मतलब दोनों अपोजिट फोर्सेस लग रहे थे, इक्वल अमाउंट। कैसे पता? वो स्थिर अवस्था में थी पतंग स्थिर अवस्था में, मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी 0 फोर्स। कार की बात कर रहे थे कि भैया उबड़ खाबड़ रोड पे एक समान गति से चल रहा था, तो क्योंकि कार अचर चाल से गतिमान है, अतः इस पर कार्यरत नेट बल भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। आखिर ये भी जस्ट डिस्कस किया ही हमने कि क्योंकि तेज गति से गतिमान इलेक्ट्रॉन गुरुत्व पिंडों से तथा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से बहुत दूर है, अतः इस पर कार्यरत नेट फोर्स भी 0 होगा, क्योंकि जड़त्व कहता है जो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्स्ट्रा अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई किया जाए। अब चूंकि वो यूनिवर्स में ऐसे फ्रीली है, बाकी फोर्सेस को हटा ही दिया, तो वो क्या भाई, उसमें कोई भी बाह्य बल कार्यरत नहीं है, अर्थात वो चलता ही रहेगा, यानी नेट फोर्स 0। बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहां कह रहे हैं 0.05 kg संगति का कोई कंकड़ ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया। एक पत्थर है, उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है। नीचे दी गई प्रत्येक परिस्थिति में कंकड़ पर लग रहे नेट बल का परिणाम वो उसकी दिशा लिखनी है। मतलब हमने एक कंकड़ को फेंका है, तो उस कंकड़ को 0.05 kg का, मतलब बहुत ही कम मास का है ये कंकड़, ऊपर की तरफ जब हमने फेंक दिया है, तो कुछ कंडीशंस दी गई है नीचे, यहां पर क्या क्या स्थितियां बन सकती है, यानी मुझे बताना है यहां पर नेट फोर्स और रिजल्टेंट उसका। अगर ऊपरी मुखी गति की बात करता हूं, जब वो ऊपर की तरफ चल रही है, तो 2 केसेस है। हमारे पास पता है कि अगर एक कण होगा तो इस पे हमेशा ही नीचे की तरफ एक बल कार्यरत होता है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? तो इसको कहते हैं mg, इसका वेट। अब m की वैल्यू यहां पर गिवन है, कितना? 0.05 kg इंटू g की वैल्यू कहा गया था 10 ले लो, ठीक है ना? क्या कहा गया था? 10 लेने के लिए कहा गया था। अब जब 10 लेने के लिए कहा गया है, तो मैं ले लेता हूं 0.5 न्यूटन, यानी इस पे कितना फोर्स लग रहा है? 0.5 न्यूटन। किधर की तरफ? तो ये जब ऊपर की तरफ गति कर रहा है, ठीक है, तो इसमें जो बल लगेगा वो उसके विपरीत में। वैसे ही नीचे वाले की बात करें तो इसमें भी कितना फोर्स लगेगा? तो इसमें भी फोर्स उतना ही लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके गति की दिशा से ये इसमें फोर्स जो लग रहा होगा वो बराबर ही लगेगा, ठीक है ना? आइए चलिए एक बार हम इसके मॉडल आंसर से मैच करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए F इक्वल्स टू, अगर हम mg की बात करें तो g की वैल्यू मैंने आपको अभी 10 लेकर के दिखाया था, मैं यहां पे एक 9.8 भी लेकर के दिखा दे रहा हूं, ताकि कहीं पर भी आपको दोनों ही दिख जाए तो कंफ्यूज ना हो। 0.05 इंटू 9.8 मतलब कितना? 0.49 न्यूटन। कहां भाई? तो अधोमुखी, मतलब किधर? तो ये हमेशा ही जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है ना? नीचे की तरफ हमेशा। देखिए mg में सवाल ही नहीं पूछना ना, ये जो mg है इसमें कभी कोई सवाल नहीं पूछना, ये सदैव नीचे की ओर ही लगेगी, इसमें कुछ भी नहीं कहना। इसी स्थिति में F इक्वल्स टू mg, मतलब इसको भी अगर करेंगे तो 0.4 न्यूटन अधोमुखी। कब भाई? जब वस्तु नीचे की तरफ गिर रही थी तब भी, जब वस्तु को ऊपर फेंका था तब भी, दोनों ही समय पे 0.49 न्यूटन, या इसी को अप्रोक्सीमेटली हमने लिखा था क्या? 0.5 न्यूटन, 0.5 न्यूटन। लास्ट क्वेश्चन जो कह रहे हैं, आइए चलिए जरा हम उसकी बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है उच्चतम बिंदु जहां क्षण भर के लिए विराम में रहता है, यदि कंकड़ को क्षैतिज दिशा से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो क्या आपके उत्तर में कोई परिवर्तन होगा? वायु प्रतिरोध को उपेक्षणीय मानिए, मतलब जो एयर रेजिस्टेंस है उसको हमको काउंट नहीं करना। जब हमने उस बॉल को फेंका तो भैया वायु उसको रोक रहा होगा ना, वायु का घर्षण बल कार्यरत होगा, हमें उसको कंसीडर नहीं करना है, ऐसा यहां पे कहा जा रहा है। तो क्या करना है? तो ये कह रहे हैं कि हमने इसको 45 डिग्री पे भेजा। अच्छा चलिए भेज के देखते हैं। ये कह रहे हैं कि इस कंकड़ को ऐसा प्रक्षेपित किया, और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, ये जो है ये 45 डिग्री पे। तो कह रहे हैं कि जब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचाए, यानी अधिकतम ऊंचाई यानी ये यहां पर अधिकतम ऊंचाई पे, जहां पर v की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई? 0। ये है क्या? इसकी फाइनल वेलोसिटी। जो फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी ये 0 हो जाएगी। अंतिम वेग यहां पर 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे तो एक बात पता है ना कि जैसे ही यहां से फेंका था, यहां पे अगर u की बात करता हूं तो ये इसके 2 कंपोनेंट, एक ux और एक uy बनते हैं। किंतु
इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं बात करता हूं नेट फोर्स की mg की, तो वो यहां पर हो और जाने की दिशा ये हो, ये यहां पर हो, ये जा रही हो ऑब्जेक्ट और इस पे लगने वाला mg नीचे की तरफ, ये इधर जा रही हो ऑब्जेक्ट, इस पे लगने वाला mg नीचे की तरफ। हमेशा किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में mg हमेशा नीचे की ही तरफ लगता है, यानी ये जो घटक है, यानी नेट फोर्स जो है ना, ये घटक पर, घटक मतलब क्या भाई, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में जो ux और ui जैसा थोड़ा ऐसा कुछ, ये जो घटक है इस पर निर्भरता होती ही नहीं। तो आप चाहे 45 डिग्री पे भेजिए, आप चाहे उसको सीधा ऊपर भेजिए, सेम रहने वाला है, यानी नेट फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। किंतु एक बात समझेंगे यहां पर कि ये जो फाइनल वेलोसिटी की जब बात की जाती है, कहां पे भाई, तो कह रहे हैं ना अधिकतम ऊंचाई पे, तो यहां पे कह रहे हैं अधिकतम ऊंचाई पर क्षण भर के लिए विराम में रहता है। क्षण भर के लिए विराम में रहने का क्या मतलब है कि ये इस ऑब्जेक्ट को जितनी मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी थी वो धीरे 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 कम हो रही है, होते होते एक ऐसा भी तो क्षण आएगा ना जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0, वही उसकी आखिरी अधिकतम ऊंचाई। अब वहां से क्या करेगा, वो नीचे ही गिरने वाला है, अब उससे ऊपर तो जा नहीं सकता ना, उसके पास इनिशियल वेलोसिटीज खत्म हो चुकी है, अब उसका मान धीरे 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 कम होते होते, यानी अब वो नीचे गिरना शुरू करेगा। तो ये उसी स्थिति की बात करें, यानी अगर हम आंसर पे आते हैं तो आंसर अगेन वही मैं बोलूंगा क्या, 0.49 या फिर 0.5 न्यूटन कह लीजिए, सेम, और ये भी नीचे की तरफ लगा हमेशा ही, ठीक है। तो मतलब F इक्वल्स टू mg, मतलब ये भी कितना होगा 0.05 इंटू 9.8, दैट इज 0.49 न्यूटन नीचे की तरफ। लेकिन आंसर में मुझे कोई चेंज नहीं मिला, अर्थात वेग के घटक पर बल अप्रभावित रहेंगे। वेग के घटक जो ux और ui तोड़ा था उस पे इसके घटक निर्भर नहीं करते, किसके भाई, बल के, ये अप्रभावित है, ठीक। चलिए 2 क्वेश्चंस हमने कवर अप किए, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं 0.1 kg संगति के पत्थर पर कार्यरत नेट बल का परिणाम वो उसकी दिशा निम्नलिखित परिस्थिति में ज्ञात कीजिए। अब फिर से एक कंडीशन बदल दी, देखिए इसलिए जितने भी पॉसिबल कंडीशंस होती है वो सबकी बात कर लेते हैं। अभी मैं क्या कह रहे हैं 0.1 kg, तो आप ये 0.1 kg पर जोर मत दीजिए, इससे बहुत हद तक आपका लेना देना नहीं है। मेन लेना देना किसके, ये दिए गए कंडीशंस पे, क्या कंडीशंस आगे भाई, तो इस पे नेट कार्यरत बल और उसकी परिणाम की दिशा ज्ञात करनी है। कब भाई, तो पहला केस देखिए, पत्थर को स्थिर रेलगाड़ी की खिड़की से नीचे गिराने के तुरंत पश्चात। अब ट्रेन रुकी है, ट्रेन रुकी है, कैसे पता भाई, ये स्थिर रेलगाड़ी रुकी है। अब खिड़की से इस बॉल को नीचे की तरफ आपने गिरा दी, ठीक है। अब आपने कोई बॉल को, दे रही हमारी ट्रेन की खिड़की, इससे आपने कुछ बॉल को नीचे गिरा भी दिया, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ा भाई, ट्रेन स्थिर था, बॉल भी स्थिर थी, ये बॉल सीधे नीचे की तरफ गिरेगी। और कैसे गिरेगी भाई, तो यहां कहीं पर गिवन है कि भैया इसका मास गिवन है, यानी इस mg की वजह से गिरेगी। मास आपको 0.1 kg गिवन है, ठीक है। मास कितना गिवन है भाई, 0.1 kg। तो जब मास 0.1 kg गिवन है आपके पास में, तो सिंपल सी बात है, आपको mg लिखना है। g की वैल्यू हमने शुरू में ही डिसाइड किया कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर के चलना है, तो मैं यहां पर ले लेता हूं 0.1 इंटू 10, अर्थात कितना मिलेगा 1 न्यूटन। यानी ये ऑब्जेक्ट जो है वो सीधे नीचे की तरफ गिरेगी, कितने से, 1 न्यूटन से, ठीक है। यह ऑब्जेक्ट 1 न्यूटन से नीचे गिरेगी, नीचे की ओर गिरेगी, सिंपल। क्यों भाई, क्योंकि ये ट्रेन रुकी थी। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पत्थर को 36 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान वेग से गतिशील किसी रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात क्या होगा। अब ये ट्रेन क्या हो रही है, ट्रेन चल रही है। अब ये जो ट्रेन चल रही है, ठीक है, तो इसकी वजह से होना क्या है भाई, ये जो ऑब्जेक्ट है, ट्रेन भले आगे चल गई, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किधर आएगा, ये ऑब्जेक्ट तो नीचे ही गिरेगा ना, ठीक, क्योंकि इसमें जो ट्रेन का एक्सीलरेशन है उसमें कोई लेना देना नहीं। तो मतलब सेकेंड केस में मुझे समझ में आता है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान वेग से चल रही है। अगर ये रिटार्ड होती, मतलब त्वरण होता या मंदन हो रहा होता, तो कुछ चेंजेस आते। इस अवस्था में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, मतलब आपने खिड़की से पत्थर को छोड़ा, पत्थर उसी तरीके से नीचे गिरेगा जैसे ये जब ट्रेन रुकी थी तब गिर रहा था। यानी अभी भी ये जो पत्थर है वो नीचे की ही तरफ सीधे सीधे गिरेगा, वही 1 न्यूटन के साथ, ठीक है। अगले केस पे आते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं
पत्थर को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात। अभी थोड़ा सा केस बदला, क्या देखिए, ये रही ट्रेन की खिड़कियां और ये ट्रेन अभी क्या हो रही है, चल रही है। चलने में अब बदल गई केस, यहां पर एक समान वेग से था, यहां पर त्वरण हो रहा है। एक समान वेग का मतलब क्या था, एक्सीलरेशन 0 था, ये एक्सीलरेशन 0 था, ठीक है ना। इसका कोई लेन देन मेरे को नहीं दिख रहा था, ठीक, वेग परिवर्तन नहीं मिल रहा था, यानी संवेग में परिवर्तन नहीं मिल रहा था। यहां पे 1 मीटर पर सेकंड से मुझे चेंजेस मिल रहा, लेकिन अभी क्या, अगर मैं इस पत्थर को गिराता हूं तो पत्थर को नीचे गिरने में कोई रोल रहने वाला है या नहीं, मैं इसकी बात करना चाहूंगा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट तो मैं आपको यह बताऊं कि जब ट्रेन आगे की तरफ चल रही है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, यही है, ठीक है, और 0.1 kg का है, तो 2 बल, अगर मैं क्षैतिज दिशा में, मैं अभी इसको आपको क्लियर भी करता हूं, क्षैतिज दिशा, क्षैतिज दिशा मतलब जिधर ट्रेन चल रही है उसके कारण जो बल लग रहा है उसकी मैं बात करता हूं। तो F, चूंकि नेट फोर्स निकालना तो मुझे सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट इंपैक्ट देखना होगा किसका हो रहा है और किसका नहीं। F इज इक्वल्स टू, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में, क्षैतिज में कितना मिलेगा, तो मैं कहूंगा ma। अब m कितना है, तो मास है 0.1 इंटू एक्सीलरेशन भी कितना है 1, तो मतलब मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्स मिला वो 0.1 न्यूटन का मिला, चलेगा। अब मैं बात करता हूं नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अच्छा, जब ये नीचे की तरफ गिर रहा होगा तब क्या होगा, तो F, ठीक है, F G लिख लेते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल के कारण ये नीचे गिरेगा, और वो कितना होता है भाई, तो वो होता है mg। Now m is what 0.1 kg and g is what 10, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया कंप्लीटली 1 न्यूटन। ये अल्टीमेटली कितना लग गया, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन के कारण ये नीचे की तरफ गिरेगा। तो मैं यहां पर आपको यही चीज समझाना चाह रहा हूं, अब ट्रेन चल रही है, ठीक है, वो रिटायर्ड हो रही है, लेकिन नीचे गिर रहे इस बॉल के लिए इसका कोई लेन देन नहीं है, ये उपयोग में नहीं होगा, ठीक है, ये क्रियाशील नहीं होगा, ये इसके ऊपर क्रियाशील नहीं है। अब अगर ये क्रियाशील नहीं है, मतलब नीचे की तरफ गिर रही है कितने से, 1 न्यूटन से, यानी वो पत्थर को छोड़ा तो सिर्फ नीचे ही गिरेगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर कह रहे पत्थर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी के फर्श पर रखा है, तो वह रेलगाड़ी के सापेक्ष विराम में है, ऑब्वियसली वो विराम में है। इस कंडीशन में मुझे नेट फोर्स कैलकुलेट करनी, तो इस कंडीशन में जब मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो ट्रेन जो हो रही है यहां पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है, यानी चल रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अभी ट्रेन चल रही है, यानी यहां पर अभी अब खिड़की से गिराना नहीं है, मैंने इसको क्षैतिज तल पे रखा हुआ है, यानी यहां पर एक बात समझ में आ गई कि यहां पर mg जो नीचे की तरफ लग रहा है उसको इसका रिएक्शन यहां पर बैलेंस करके खत्म कर दिया, रिएक्शन के साथ में बैलेंस्ड है, तभी ये इस फर्श पे रुकी हुई है, नहीं तो ये फर्श पे नहीं रुकता। अब क्या हुआ, तो ट्रेन जो है ये चल रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से, ये धीरे धीरे एक्सीलरेट हो रही है। तो अब इसमें जो फोर्स एक्ट करेगा वो कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्षैतिज बल। इन दोनों में क्यों नहीं, यहां पर क्यों नहीं क्षैतिज बल को हमने कोई भी वैल्यूएशन के, क्षैतिज का कोई रोल ही नहीं आ रहा है ना, उस पर तो सीधे सीधे पत्थर छोड़ा वो नीचे गिर गई, अगर वो रुकता उस पर रिएक्शन होता तब तो बात होती। यहां पर रिएक्शन क्यों नहीं मान रहा हूं, अगर आप कहो कि भैया वायु तो होता वो तो रिएक्ट करेगा, तो यहां पर कंडीशन ही दे देगी एक, वायु का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, एयर फ्रिक्शन, उसको 0 मान लीजिए, उसको आपको ध्यान में ही नहीं रखना। तो मतलब समझ में आया, यहां पर जो क्षैतिज बल है, हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक्ट करेगा, और ये कितना होगा भाई, तो वही ma, m आपको पता है 0.1 और a की वैल्यू 1 दे दी गई, मतलब 0.1 न्यूटन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एफएच, 0.1 न्यूटन ये हो जाएगा इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी डी का आंसर हो गया हॉरिजॉन्टल फोर्स में। जब वो क्षैतिज रखा है तल पे, तो जैसे जैसे ट्रेन आगे की तरफ में मैं कहूँ एक्सीलरेट हो रही है, तो पत्थर पीछे की तरफ में क्या हो रहा होगा, पीछे की तरफ उसके ऊपर बल लग रहा होगा, वो पीछे लुढ़क भी सकता है, रुका भी रह सकता है, ऐसी कोई परिस्थिति हमारे पास में गिवन नहीं है, बट हाँ उस पर जो फोर्स कार्यरत होगा वो कितने का होगा, 0.1 न्यूटन।
आइए जरा इसके एक मॉडल आंसर को देखते हैं। तो देखिए, जो हमने इनिशियली बात करी, हमने सब कुछ 10 10 10 रख के किया, अब हम जरा 9.8 भी रख के कर लेते हैं। तो सबसे पहली स्थिति थी कि पत्थर को क्या करना था भाई, तो पत्थर को खड़ी थी ट्रेन और उसमें से छोड़ दिया गया था। तो मतलब जब ट्रेन खड़ी थी और उसमें से छोड़ दिया, यानी पत्थर का भार जो mg है 0.1 मास ऑफ द पत्थर, और g क्या है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 यानी 0.98 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर कार्यरत। ये फिक्स हो गया था मामला, ठीक है। वैसे ही हम आगे बात करें तो चूंकि रेलगाड़ी की गति के कारण पत्थर में कोई बल क्रियाशील नहीं है, यानी अभी भी जो इसके पास मिलेगा वो फोर्स वही होगा जो नीचे की ओर काम कर रहा था, 0.98 न्यूटन, ठीक है। दोनों ही केसेस पॉसिबल है, एक मैंने आपको करा दिया, एक आपको मॉडल आंसर में दिखा दे रहा हूं ताकि कहीं पर भी आप कंफ्यूज ना हो। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पत्थर, तीसरा केस क्या था भाई, जब है ना ट्रेन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सिलरेट हो रही थी, तो क्योंकि पत्थर कुछ अतिरिक्त बल F' का अनुभव करेगी क्षैतिज दिशा में, अर्थात F' की अगर मैं बात करता हूं तो यह आया 0.1 न्यूटन। क्योंकि पत्थर को गिराया गया है अतः F' क्रियाशील नहीं होगा, अतः पत्थर पर क्रियाशील परिणामी बल सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, F = mg, मतलब 0.98 न्यूटन नीचे की ओर। बाकी जो उस पर क्षैतिज बल लग रहा है वो क्रियाशील नहीं हो रहा, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा था वो उस पर एक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जो नीचे की तरफ लग रही है, और वो कितनी है भाई, 0.98, ठीक। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, एंड हम बात करते हैं जरा इसके अगले पोजीशन में, यानी डी परिस्थिति की। डी परिस्थिति में कह रहे हैं कि भाई जब पत्थर को क्या कर रहे थे, फर्श पे रखा था और ट्रेन एक्सिलरेट कर रही थी, है ना, तो क्या हो गया भाई, तो इस स्थिति में पत्थर का जो ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया द्वारा संतुलित हो जाता है, पत्थर पर क्रियाशील परिणामी जो बल होगा वो होगा ma, जो कि कितना होगा 0.1 × 1 यानी 0.1 न्यूटन हॉरिजॉन्टली, है ना। नीचे की तरफ जो बल लग रहा था वो खत्म हो गया था इसके केस में, क्योंकि फर्श पे रख दिया था। अब फर्श पे रखेंगे तो एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ उसको बैलेंस कर रहा है। आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, यहां कह रहे हैं L लंबाई की एक डोरी का एक सिरा M संगति के किसी कण के साथ तथा दूसरा सिरा किसी चिकनी क्षैतिज मेज पर रखी खुटी से बंधा है। अच्छा, यदि कण V चाल से वृत्त में गति करता है तो कण नेट बल कण पर कितना होगा। तो देखिए ऐसा कुछ कह रहे हैं, L लंबाई की एक डोरी है और M सिरा जो है ना, मास के साथ में कण से तथा दूसरा सिरा चिकनी क्षैतिज मेज पर लगी खुटी से बंधा हुआ है। चलिए एक मैं केस बनाता हूं। ऐसा कुछ, एक ये मेज हो गया, यहां पर एक खूंटी लगी है, यानी यहां से एक ऐसा कुछ बंधा हुआ है, ये ऐसा लटक रहा है, ठीक है। अब यदि कण V चाल से वृत्त में गति करता है, अब V चाल से वो क्या कर रहा है भाई, V वेलोसिटी से गति कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये चिकनी सतह पे लगा है और ये V वेलोसिटी से ऐसा 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 ये गोल गोल क्या कर रहा है, ये कण गोल गोल घूम रहा है ना। ऐसा जैसे समझ लीजिए आपने क्या करा, एक पत्थर लिया और उसको एक रस्सी में बांधा और ऐसा गोल गोल आप घुमा। अब क्या है, यहां पर ये हम हाथ से ऐसा जब घुमाते हैं तो थोड़ा सा ये सेंट्रल पॉइंट को वैरी करते हैं, यहां सेंट्रल पॉइंट वैरिड नहीं है, ये ऐसा करके ये क्या कर रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है। अब चिकनी सतह का है, मतलब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा। तो इस केस में जब ये गोल गति कर रहा होगा, कोई भी वृत्ताकार गति अगर कहीं पर भी होती है तो आपको पता है कि इस केस में एक केंद्र की तरफ बल कार्यरत है जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या है भाई ये, अभिकेंद्रीय बल। अब अभिकेंद्रीय बल इसके केंद्र की तरफ कार्यरत है और ये बॉल को क्या कर रहा है भाई, तो बॉल एक v वेलोसिटी से इधर चल रही है, तो सेम अमाउंट का एक और फोर्स कार्यरत होता है इसके ऊपर जिसको हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। जब कभी कोई वृत्ताकार पथ पे चलेगा तो ये दो बल तो कार्यरत होने ही लग गए, यहां पे अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल दोनों इक्वल है। और एक बात, तो भैया ये एक डोरी के साथ बंधा है, तो ये जितना बाहर की तरफ केंद्रीय बल लग रहा है, या फिर मैं कहूं ये अभिकेंद्रीय जो बल है, ये इस पे लगने वाले टेंशन फोर्स, इस पे तनाव जितना तेजी से बाहर की तरफ जाएगा उतना ही तेजी से केंद्र की तरफ आ रहा है, तो जो डोरी है वो बिल्कुल तन्य हो जाएगी ना। डोरी पे जो लग रहा है तनाव, इस डोरी पे जो लग रहा है तनाव, यही बल के बराबर होना चाहिए। क्या,
तो इसी बल के बराबर होना चाहिए जिसकी वजह से ये घूम रहा है, यानी नेट फोर्स ये टेंशन की वजह से, जो टेंशन यहां पर आएगा वही नेट फोर्स होना चाहिए। तो मतलब यहां पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है टेंशन मतलब T, अगला है T माइनस mv² अपॉन L, ठीक है। T मतलब टेंशन, M मतलब मास, V वेलोसिटी, L मतलब लंबाई। L मतलब क्या भाई, ये जो डोरी है इस डोरी की लंबाई। अच्छा, T प्लस mv² अपॉन L या फिर 0, कौन सा इसमें से ऑप्शन होना चाहिए? तो भाई मैं तो कहता हूं कि भैया T जो टेंशन है, जो डोरी में तनाव है उसके कारण ही आएगा, यानी उत्तर फर्स्ट क्या, कुल बल बराबर होगा डोरी में तनाव जो कि कण को वृत्त में घुमाने में सहायता करता है। ये डोरी जिसके कारण आप क्या कर रहे हो, उसको वृत्ताकार पथ पे घुमा रहे हैं। अगर डोरी को कट कर दीजिए, ऐसे ही घुमाते घुमाते छोड़ दीजिए डोरी को, तो क्या वो वृत्ताकार पथ में घूमने आएगा? ऑब्वियसली नॉट, वो नहीं आएगा, वो निकल जाएगा। कहां निकल जाएगा? ये जो v वेलोसिटी के जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में निकल जाएगा, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल जाएगा। जिस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, तनाव, उसके लंबवत दिशा में ये निकल जाएगा। तो आंसर समझ में आ गया होगा, यानी उसके कुल बल बराबर होगा उसके टेंशन के। चलिए आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहना है? ये कहना है भाई कि 15 मीटर पर सेकेंड के आरंभिक चाल से इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, ठीक है। गतिशील 20 kg संगति के किसी पिंड पर 50 न्यूटन का स्थायी मंदन बल आरोपित किया गया है। पिंड को रुकने में कितना समय लगेगा? मतलब आपको समझ में आया होगा, जरा देखिए ध्यान से। ये 15 मीटर पर सेकेंड यानी गिवन है। हम तो सबसे पहले जब कभी भी कोई न्यूमेरिकल करना होता है हम तो यही काम करते हैं, क्या भाई दिया गया है, क्या दिया गया? तो सबसे पहले तो दिया गया प्रारंभिक वेग, क्या हमारे पास प्रारंभिक वेग यानी u है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड से। गतिशील 20 kg, मतलब अब क्या दे दिया गया भाई? तो मुझे दे दिया गया अब द्रव्यमान, यानी मुझे m गिवन है 20 kg। नाउ किसी पिंड पर 50 न्यूटन का स्थायी मंदन बल आरोपित किया गया, यानी ये जो है, ये जो बल है, ये जो फोर्स है, ये कैसा लग रहा है भाई? ये 50 न्यूटन का है, लेकिन ये एक्सीलरेशन कॉज नहीं कर रहा है, ये रिटार्डेशन कॉज कर रहा है, ये मंदन है। तो मतलब यहां लिख देता हूं मंदन बल, मतलब ये रोकने जा रहा है, अर्थात ये लगाए गए, यानी गति जिस दिशा में हो रही थी इस गति की दिशा के विपरीत होगा, ये फिक्स है। जैसे मैं फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, मैं घर्षण की बात कर रहा हूं, जरा एक बात समझिए, ये रहा व्हील और ये व्हील जो है ये इस दिशा में चल रहा है, तो फ्रिक्शन जो घर्षण होगा, मतलब ये लगाया गया जो बल होगा F इक्वल्स टू ma, ये हमेशा इसी दिशा में होगा जिधर वेलोसिटी हो रही है, जिधर संवेग में परिवर्तन होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ याद कीजिए, कहते हैं ना, the rate of change of momentum is directly proportional to applied force in the direction of applied force। मतलब क्या? लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, तथा बल सदैव वेग परिवर्तन की दिशा में ही होता है। मतलब v जिस दिशा में उधर ही F इक्वल्स टू ma मिलेगा। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, ये रोड पे जो लग रहा है, रोड और पहिए के बीच में, ये तो पीछे की तरफ लगेगा। ये किधर लगेगा? पीछे की तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ। तो ये जो है ये अल्टीमेटली अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको कैसे शो करते हैं? नेगेटिव से, सिंपल, ठीक, और ऋणात्मक चिन्ह से, इसीलिए मैंने यहां पर ऋणात्मक साइन लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो F इक्वल्स टू नेगेटिव अब 50 न्यूटन हो गया। अब पिंड को रुकने में कितना समय लगा? मतलब मेरे से मांगा जा रहा भैया टाइम बता दो, कितनी देर बाद ये पिंड जो है वो आगे जाकर के रुक जाएगा। तो मुझे जैसे ही पता लगा कि भैया ये एक पिंड है, ये जो चल रहा है ये 15 मीटर पर सेकेंड की दर से चल रहा है प्रारंभ में, ठीक है, और इसका द्रव्यमान जो है, ये जो इसका मास है वो है मेरा 20 kg। आइए चलिए हम इस पे काम करते हैं। F मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स जो पीछे की तरफ लगेगा ये है मेरे पास -15 न्यूटन। अच्छा, जरूरी नहीं है फ्रिक्शनल, आप ब्रेकिंग अप्लाई करके भी पीछे की तरफ रोक रहे हैं, ये भी हो सकता है। चलिए, तो अल्टीमेटली काइंड ऑफ फ्रिक्शन ही कहलाता है, इसलिए मैं फ्रिक्शनल भी कह सकता हूं। आइए हम जरा बात करते हैं कि मुझे निकालना है टाइम। अब टाइम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे पता है कुछ बातें, किसको रुक जाना है, और रुकने पर क्या होगा भाई? तो अंतिम वेग, ये गिवन नहीं है, ये अब हमने अपना दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया भाई? अंतिम वेग 0। रुकेगी तभी ना जब अंतिम वेग 0 हो जाए। यानी मैं बात करना चाहता हूं कि न्यूटन के प्रथम नियम से
न्यूटन के प्रथम नियम से। क्या कहते भैया? न्यूटन के फर्स्ट लॉ। तो मुझे पता है न्यूटन फर्स्ट लॉ अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जो जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही मैं उसमें बाह्य बल लगाता हूं उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं चलता हूं गति के प्रथम नियम पे। आइए फॉर्मूला ही लगाते हैं हम सीधे। ठीक है, गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण क्या कहते हैं भाई? तो ये कहते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए t। तो t क्या होगा? तो मुझे पता है इस v की वैल्यू, मुझे पता है u की पता है, a नहीं पता, तो a पता करना पड़ेगा। a के लिए कुछ अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दी गई है। तो देखिए सेकेंड लॉ से, सेकेंड लॉ क्या कहता है भाई? f इक्वल्स टू एम ए। क्या कहता है? f इक्वल्स टू एम ए। अब आपके सामने गिवन है f कितना? माइनस ऑफ 50। m कितना गिवन है आपके पास में? तो 20 इंटू a इज इक्वल्स टू हाउ मच? तो भैया -50 अपॉन में 20। ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 2.5 टाइम्स में कैंसिल, अर्थात मैं कह लूं तो ये हो गया मेरा एक्सीलरेशन -2.5, यानी मैं कहूं तो ये मुझे मिल गया मंदन और रिटार्डेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब तो सब कुछ मिल गया ना। आइए चलिए रखते हैं, v 0 है, u की वैल्यू यहां पर गिवन है 15, a की वैल्यू आ गई नेगेटिव ऑफ 2.5 टाइम्स ऑफ t। इसको इधर ले आइए तो 2.5 टाइम्स ऑफ t इज इक्वल्स टू 15। t इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई? तो 15 अपॉन 2.5। ठीक है, 2.5 से अगर मैं करना चाहूं तो कितनी बार में चला जाना चाहिए भाई? तो अगर 5 से 3 बार में 15 होता है तो इसका आधा है, 6 बार में होना चाहिए। t इक्वल्स टू 6 कर लीजिए, जैसे मर्जी पढ़ा वैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं, इसको हटाइए, 150 कर दीजिए, 25 छक्का 150, खत्म। 6 सेकेंड कितना आ गया टाइम? 6 सेकेंड, यानी आंसर मुझे मिल चुका है t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। 6 सेकेंड के बाद यह बल इस पिंड को रोक देगा। 6 सेकेंड के बाद यह पिंड चलना बंद कर देगी, रुक जाएगी। ठीक है ना? चलिए, आसान लगा भाई। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल टफ नहीं होते, न्यूमेरिकल्स बहुत आसान से होते हैं। बस होती क्या है, तो हमें शुरुआत से प्रैक्टिस चाहिए होती। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। मैं बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कह रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि 3 kg संगति के किसी पिंड पर आरोपित कोई बल 25 सेकेंड में उसकी चाल को 2 मीटर पर सेकेंड से 3.5 मीटर मतलब 3.5 मीटर पर सेकेंड कर देता है। पिंड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है, बल का परिणाम और दिशा क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो लिखना शुरू करते हैं। आइए क्या कह रहे हैं? तो कह रहे 3 kg संगति की किसी पिंड पर आरोपित बल, यानी मास, द्रव्यमान, आपके पास में मास गिवन हो गया 3 kg। ठीक है, किसी पिंड पर आरोपित कोई बल 25 सेकेंड में उसकी चाल को, मतलब आपके पास में एक और चीज आ गई, कौन आ गया भाई? समय, t आ गया कितना? तो अपने को मिल गया 25 सेकेंड। कह रहे हैं उनकी चाल को 2 से 3.5 मीटर कर देते हैं, मतलब क्या? प्रारंभिक चाल। ठीक है, प्रारंभिक वेग लिख लूं, चलेगा। अल्टीमेटिव फॉर्मुलेशंस में तो उसी के जरिए लेके चलेंगे। क्या हो गया भाई? तो v की बात, सॉरी u की बात कर रहा हूं मैं 2 मीटर पर सेकेंड। और अंतिम कितना हो गया? तो अंतिम आपको यहां पर दिख रहा है अंतिम वेग, ये आपको यहां पर दिख रहा है v, इसका मान दिख रहा है 3.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पिंड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहती है और उसकी मतलब दिशा बदली नहीं, तो बल का परिणाम और दिशा क्या है? बहुत आसान सा सवाल नहीं हो गया क्या? बहुत ही ज्यादा आसान सा सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं भाई? आपको u v t m, तो मतलब सीधे सीधे मैं तो लिखूंगा बल बराबर तो संवेग परिवर्तन की दर, ये तो होता है ना? m की वैल्यू, ठीक है, k की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो f इक्वल्स टू मुझे पता ना यही होता है ना एम वी माइनस यू अपॉन में t। चलो इसको प्रोपोर्शनल लिखते हैं, एम वी माइनस यू अपॉन में t। तो m की वैल्यू यहां पर आपके सामने गिवन है 3, चलो v की वैल्यू आपके सामने 3.5 माइनस u की वैल्यू आपके पास में गिवन है 2 अपॉन में t की वैल्यू आपके पास में गिवन है 25 सेकेंड। अब हो गई ना बात खत्म। कितना हो गया? तो ऊपर आपको दिख रहा होगा ये 3 इंटू 3.5 माइनस 2 करेंगे तो 1.5 अपॉन 25। ठीक है,
क्या कर दूं मैं, तो कुछ नहीं, इसको नीचे ले आ दो, 25 से ये 6 बार में कैंसिल, 3 से कितनी बार में, 2 बार में कैंसिल, है ना। एक सेकेंड, ये 1.5 था, 1.5 था भाई, है ना, 250 हुआ, ठीक है। तो 15 से अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूं तो इसको काट लेते हैं, एक एक करके ये काम करते हैं, ठीक है। 1.5 ही छोड़ता हूं मैं, जब डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है तो ये 15 या 45 कर देता हूं, अपॉन में हो गया 25। अब चलो उड़ा दो, अब कर देते हैं नीचे 10, 5 से काटिए, 5 से 9 पचे 45 और 5 पचे 25, ठीक है, यानी 9 बटा में आ गया कितना, 50। अब डिवाइड कर लीजिए इसको तो आपको 50 और यहां मिल जाएगा 9, ठीक है, 0.90 यानी फर्स्ट टाइम में ही जाएगा ये 50 यानी 40 बचेगा आपको यहां पर। फिर से कितनी बार में भाई, तो एक जीरो लगाना होगा, तब जाकर के यहां पर हो जाएगा ये 400 और इसके बाद में ये 8 पंजे 40, मतलब 0.108 न्यूटन। चलिए इसको हटा दें, अगर इसको राउंड ऑफ कर दूं तो क्या हो जाएगा, 0.11 न्यूटन। ये टोटल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। और इसकी दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा अपरिवर्तित रहेगी, है ना, वेग की दिशा। कौन सी दिशा में होगा भाई, उसी दिशा में रहेगा जिस दिशा में वेलोसिटी है, जिस दिशा में ऑब्जेक्ट चल रहा था उसी में, क्योंकि सेकेंड लॉ यही तो कहती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब संवेग परिवर्तन की दर हमेशा लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा वेग की दिशा में ही होता है। तो ये जो वेग की दिशा है उसी की दिशा में हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम जरा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं 5 kg संगति के किसी पिंड पर 8 न्यूटन व 6 न्यूटन के 2 लंबवत बल आरोपित है, पिंड के त्वरण की परिणाम व दिशा ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन और आगे की तरफ बढ़े, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पहुंच चुका है हमारा कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सी दिस इज द ऑब्जेक्ट, कितना 5 kg। तो मैं यहां कहीं पे साइड में लिख देता हूं इसको 5 kg। क्या हो रहा है, 2 लंबवत बल, एक 8 न्यूटन का और एक 6 न्यूटन के लंबवत बल इस पे आरोपित है। चलिए मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बना लेता हूं, एक 8 न्यूटन का हो गया और एक ये 6 न्यूटन का हो गया, ठीक है। तो अगर ये 2 बल आरोपित है, ठीक, तो मुझे एक बात पता है कि ना तो ये 8 न्यूटन की तरफ जाने वाला है, ना ही वो 6 न्यूटन की तरफ। आपको सदैव पता है कि हमेशा इसका एक रिजल्टेंट डायरेक्शन बनेगा, एक परिणामी दिशा बनेगा, ये होगी इसकी नेट फोर्स की डायरेक्शन, जो एफ जो मिल रहा है, नेट फोर्स जो मिल रहा है वो इसकी दिशा ये रहने वाली। अब मुझे सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा इस फोर्स को, तब तो मैं एक्सीलरेशन निकाल पाऊंगा। इधर 8 न्यूटन इधर 6 न्यूटन, तो ये परिणामी जो बल है ये कितना होगा। तो ये इस बल को कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि पता है ये जो फोर्स है ये अल्टीमेटली अगर मैं इसको त्रिभुजाकार रूप में बनाता हूं तो इसको मैं लिखता हूं कि भाई ये 90 डिग्री होगा, ये 8 न्यूटन तो ये 6 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो जाएगा इसका टांजेंट, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि 2 वेक्टर्स, मैं इतना करने की मुझे जरूरत नहीं है, 2 सदिश 90 डिग्री के कोण पे अगर लग रहे हैं तो परिणामी सदिश, परिणामी बल सीधे डायरेक्टली कर सकते हैं एफ की अगर मैं बात करूं तो अंडर रूट ऑफ क्या होगा, तो 8 न्यूटन, न्यूटन हटाई दोनों, 8 का स्क्वायर प्लस 6 न्यूटन का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया 36, 36 64 100, मतलब कितना 10। और डायरेक्टली भी थोड़े दिनों बाद अब आपको बनने लगेंगे, क्योंकि 8 6 का ट्रिपलेट आपको पता है, 8 6 का कितना होगा 10, फोर्स लग रहा है 10, ठीक है। एक्सीलरेशन निकालने का मेन कार्यक्रम था। चलिए एफ आ चुका है मेरा 10 न्यूटन। अब मेरे से यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि भैया इसका जो मास गिवन है वो गिवन है 5 kg, और फोर्सेस जो मुझे निकल गया एफ नेट जो मुझे मिल चुका है वो मिल चुका है 10 न्यूटन, परिणामी कह सकते हैं इसको, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हैं इसको। तो ये जब मुझे मिल गया है तब मुझे क्या करना है भाई, तो मुझे त्वरण निकालना है। तो देखिए चूंकि एफ इक्वल्स टू होता है भैया एम ए, एफ की वैल्यू आपके पास 10 है, एम की वैल्यू 5 है, ए निकालने को मांग रहे थे, तो एफ 10/5 इज इक्वल्स टू ए, 10/5 इज इक्वल्स टू ए। कितना आ गया भाई, तो ये आ गया एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। लेकिन अब बात इसकी नहीं, यहां तक कि तो सारी पिक्चर ठीक है,
मुझसे मांगा जा रहा है कि इसकी दिशा भी बताइए, यानी यहां पे जो ये एंगल बन रहा है थीटा, ये भी बताइए। तो अगर मुझे ये थीटा बताना है, ठीक है, इसका परिणामी जब मुझे क्या बताना है थीटा, तो ये एंगल को भी हम कर सकते हैं यहां पर सिंपली कैलकुलेट, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी दिशा क्षैतिज से कितनी है। तो एंगल के लिए सिंपल सी बात है भाई, क्या लिखते हैं हम, लिखते हैं सिंपली tan थीटा। अब tan थीटा होता कितना है, तो ये होता है परपेंडिकुलर लंब बटा में आधार। अब लंब कितना दिख रहा है भाई, तो आपको ये है 6 न्यूटन वाला पार्ट, मतलब ये 6/8, अर्थात अगर मैं थीटा निकालना चाहूं तो ये कितना है tan इनवर्स ऑफ 6/8, जो कि तकरीबन 36.9 डिग्री के आसपास होता है। मैं इसको अप्रोक्स कर देता हूं 37 डिग्री, यानी मुझे यहां पर ये जो कोण मिलेगा ये कितना मिल जाएगा, तकरीबन 37 डिग्री के आसपास, ठीक है ना। 36 एंड समथिंग हो रहा है, बस उसको हमने कह दिया 37 डिग्री। चलिए, तो 7th क्वेश्चन में समझ में आया, क्योंकि मुझे यहां पर जब एंगल की बात करी जाती है तब मुझे tan थीटा से ही मिलता है, क्योंकि मुझे दोनों ही भुजाएं पता होती है इसके केस में, वो रखा हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो फर्स्ट 7 क्वेश्चन हमने इस सेशन के अंदर देख लिया, सीख लिया, समझ लिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से बाकी के क्वेश्चंस, बाकी के चैप्टर्स, बाकी के कोर्सेज के लिए आप क्या करते हैं, तो सिंपल सी बात है, आप फॉलो करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को, एंड मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए प्रोवाइड करते हैं ये सभी कोर्सेज, जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम्स। अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, यहां पर ये पूरा ही कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड है, अर्थात आप जिस किसी भी बोर्ड से हैं, जिस किसी भी मीडियम से हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो, वो इंग्लिश मीडियम से हो, आपके लिए यहां पर पूरा कोर्स कंटेंट देखने को मिल जाता है। पूरी एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तब भी आपके पूरे सेगमेंट्स यहां से मिल जाते हैं। आप बस क्लिक कीजिए एंड आपका पूरा कोर्स कंटेंट ओपन हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से हैं, तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट है, जहां पे आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपका पूरा ही कोर्स कंटेंट डिजाइन है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, सब कुछ मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी इंग्लिश से स्पोकन इंप्रूव करना चाहते हैं, तो भाई इसको क्लिक कीजिए, यहां से आपको इसके कोर्स कंटेंट मिलेंगे। एंड अगर आप जॉब ओरिएंटेड एग्जामिनेशंस लाइक बैंक, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, रेलवे, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस सेगमेंट पे आइए, क्लिक कीजिए एंड अपने कोर्स कंटेंट को फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कमिटेड है क्वालिटी एजुकेशन के लिए, जो कि है 100% फ्री। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं अपने आप को और इंप्रोवाइज करना और बूस्ट करना, तो सिंपल सा काम करना है भाई, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को फॉलो कीजिए एंड आप अपने लिए ई बुक्स या बुक्स परचेस कर सकते हैं सिंपली मैग्नेट ब्रेन्स से, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा डिजाइंड है आपके एग्जामिनेशन, ओरिएंटेशन एंड कॉन्सेप्ट बूस्टिंग के अकॉर्डिंगली। आप हमसे जुड़ सकते हैं भाई, जैसे कि अभी आप हमसे YouTube के माध्यम से जुड़े ही हैं, साथ ही साथ आप हमारे साथ में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे अपने सुझाव हम तक शेयर कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई भी नई इंफॉर्मेशन आते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट से भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में और अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।